नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है हर्ष कुमार जी। मंगलवार है आज, तो हर्ष जी तो होने ही हैं। हर्ष जी का स्वागत कर रहा हूँ और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो हर्ष जी, क्या आप शोभा डे को क्यों आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं सर, शोभा डे को इम्पोर्टेंस नहीं हमें दे ये रहा दिख हूँ। रहा है कि ये जो लिबरल टाइप के लोग हैं, पंचमक्कार जिनको बोला जाता है, इसमें से खास तौर से पंचमक्कारों में क्या है कि मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, इन तीन को अगर छोड़ दें तो बाकी जो मैकॉले और जो मीडिया टाइप के जो लोग हैं, लुटियंस मीडिया वाले, ये जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं ये धुरंधर मूवी की तरफ, ऐसा लग रहा है हाँ मुझे। हाँ, ये इसमें दरअसल हमने जो वीडियो बनाया है उसमें ये दिखाने की कोशिश की। पहले तो मैंने ये बताया कि शोभा डे भला क्या है, कि उसने कैसे कैसे जो है लोगों को कहा कि मैं बीफ खाऊंगी, किसे गिरफ्तार करना है कर लो। शिवसेना वालों को खूब चिढ़ाती थी। देखिए, शोभा डे कुछ भी हो, कम से कम शोभा डे उस श्रेणी में तो नहीं आती कि आप उसे कोई पैसा दे के आप किसी फिल्म का पेड रिव्यू करा सके। शोभा डे हाँ, उनमें हाँ, उनमें से हाँ, नहीं हाँ, है, हाँ, ये तो आपको हाँ। मानना पड़ेगा। अगर वो फिल्म का इस तरीके से ओह, वीडियो बना रही है, एक वो उसका अनुपमा एनालिसिस कर चोपड़ा रही नहीं है। है। हाँ, वो अनुपमा चोपड़ा नहीं है कि वो फेटर्निटी से आती है और जो वहां पे उसकी लॉबी है या उसके जो दोस्त हैं उनके समर्थन में वो वीडियो बना दे। वो एक अलग एंटिटी है, अलग उसकी पर्सनैलिटी है अपनी। चाहे वो एंटी मोदी बहुत बार उसने बातें कही हैं, और मराठी फिल्मों को लेकर के उसने, जब वो फडणवीस की गवर्नमेंट ने कह दिया था कि प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों के शो होने चाहिए मल्टीप्लेक्सेस में, उसका भी विरोध करा था। उसने ये भी कहा था कि भाई मैं, मेरी मर्जी के मैं पॉपकॉर्न खाऊं या वड़ा पाव खाऊं, आप कौन होते मुझे बताने वाले। तो अपनी एक पहचान है उसकी। लेकिन उसका जो वीडियो मैंने देखा तो उसी के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि ये जो आरफा खानम शेरवानी है, ये बिना फिल्म देखे ही इतना हाय तौबा मचा रखा है इसने। ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और एक जो देख के आई है, लगभग लाइक माइंडेड लोग हैं ये लोग, वो उस फिल्म की तारीफ कर रही है। तो वो वीडियो उस सेंस में बनाया गया था। और देखिए, ये तो इस हद तक बढ़ गई कि इसने कई चैनल्स पर, इस बार इसे पता नहीं कैसे हुआ कि इसे एज ए गेस्ट बुलाया गया। अब एनडीटीवी पे आदित्य कौल का जो शो था उसमें मैंने देखा कि ये एक वक्ता के रूप में बुलाई गई थी आरफा। और उसमें ये क्या कहती है कि साहब, मुझे चिंता इस बात की है कि अब तक जो कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और वो जो बंगाल फाइल्स, ये फिल्में बनी थी, वो फिल्में थी लो बजट की। ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम फ्रेम में बनाई गई है। लो शानदार लो म्यूजिक, बजट और स्टार वैल्यू इनकी कम थी। बहुत कम या जीरो थी। हाँ, तो इसलिए जो इनकी अप्रोच, इतना जो ऑडियंस था इतना वाइड नहीं था। अब धुरंधर ने तो 550 का बिजनेस कर लिया है एक हफ्ते में ही। वो तो पार कर गई है, शान से 550 600 करोड़ को पार कर गई। तो वो तो उस कैटेगरी अरे में जा रही उसने तो है जो, रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, सेकंड मंडे का आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। पहले हाँ दिन का जो ओपनिंग डे था उसका 28 करोड़, सेकंड मंडे को उससे ज्यादा कमाया उसने, वो सर 29 इसलिए करोड़ कमाया है ना, क्योंकि पिक्चर की माउथ पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो गई है। अभी देखिए, मैं रिसेंट बताता हूँ। अभी कल जो है मैच है T20 का लखनऊ में, और कल रात सारी टीम इंडिया की देख के आई है मैच लखनऊ में। स्पेशल शो हुआ इसका, वीडियो आ अच्छा। गया उसका। हाँ ये सारे जो अरे अपने लौंडे हैं, टीम ये इंडिया भी जो है ऋषभ वो पंत और कम्युनल ये हो गई सारे के क्या? सारे, जी जी जी, टीम इंडिया जो है पूरी की पूरी देख के आई है। सारे के सारे जो है उसमें से मैंने देखा, फिल्म में से निकल रहे हैं बाहर, और उसका वीडियो आ गया है सोशल मीडिया पे। कल रात इन्होंने पिक्चर देखी है। तो इसका क्रेज, इस वो होता है ना, जैसे कि माउथ पब्लिसिटी हो, जैसे गदर 2 आई थी, उसकी शुरुआत तो वैसे ही हुई थी नॉर्मली, लेकिन माउथ पब्लिसिटी इतनी थी, जिन लोगों ने नहीं देखी थी उन्हें भी लगता था यार मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो उस चक्कर में फिल्म बड़ी चल जाती है। और इसकी तो स्टार कास्ट बहुत ही शानदार है भाई। रणवीर सिंह का एक अपना फैन बेस है, संजय दत्त का एक फैन बेस है अपना, अक्षय खन्ना, इवन छोटे छोटे जो रोल हैं उसमें भी बढ़िया कलाकार लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी फिल्मों से ज्यादा होने वाला है। और वो ये जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम वाले जो लोग हैं, इन्हें परेशानी इस बात से हो रही है कि ये ज्यादा लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। सिनेमा के थ्रू लोग टिकट लेके देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का जो है डोज लेने के लिए जा रहे हैं। ये इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि
जहर चुभोया जा रहा है, जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा वो है, तो देखिए आरफा ही बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। और कोई नहीं बोल रहा सर। हाँ, वो अब उसने आरफा तो उसने आरफा तो कैलिफेट की स्पोक्स पर्सन है। अरे साहब, उसने वो जब तो सिडनी वाला खिलाफत हमला हुआ उम्मत। तो सिडनी वाले हमले पे देखा आपने ट्वीट क्या आया था उसका, कि लीजिए साहब, अब मुसलमानों को इस हमले के भी रिपरकशन वो सब झेलने पड़ेंगे, ये लिखा था उसमें। तो भैया जब तुम जो है सेलिब्रेट करोगे, अब आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो बात कर रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया में साफ साफ है कि जब वो 7 अक्टूबर वाला जो हमला हुआ था, 10/7 बोलते हैं जिसको, इसराइल में, तो इन्होंने यहाँ सिडनी में सेलिब्रेट किया था मुसलमानों ने। तो इनको नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे? आरफा को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? गाजा की सबसे बड़ी सपोर्टर तो आरफा है। बिल्कुल। तो ब्लड ऑफ द और इनोसेंट इज ऑन पीपल लाइक और आरफा। और एक भी दिन गई नहीं है, गाजा जाए भी तो सर, हिंदुस्तान जैसे गजा सेफ जाए हेवन या में बैठ के, गजा में जाके रहे। हाँ, कुछ दिन आए वहां पे, अनुभव लेके आए वहां पे, यही बैठ के तो ज्ञान इनसे देते हैं कहते ये हैं, लोग। देखिए ऐसा है कि साहब कुरान में ये कहा हुआ है, तो कई बार कह चुका हूँ, ये पक्के वाले जो मोमिन होते हैं, और इस पे जो है वो मौलाना आज़ाद ने तो एक बार अमल भी करवाया था इन लोगों से, आपके 1910 से 1920 वाले दशक के बीच में। तो कुरान कहती है इसका जो है 6.97, सॉरी 4.97, 4.97 सूरत अन-निसा का 97, जो ये कहते हैं कि भाई तुमको जो है काफिरों के बीच में नहीं रहना चाहिए, और तुम अगर काफिरों के बीच में रहोगे तो अल्लाह जो है वो तुमको सजा देगा इसकी। तुमको हिजरत कर जाना चाहिए। हिजरत मतलब बाहर चले जाना चाहिए छोड़ के। हाँ। उसके अलावा इनकी जो है एक सूरत अन-नहल है 16.41, सूरत अन-नहल, उसका अच्छा। 41st आयत, उसमें कहते हैं कि अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो अल्लाह तुमको जो है उसका इनाम देगा। तो मतलब सजा भी है और इनाम भी है, दोनों चीजें हैं कि आप फिर जो भी है नहीं वो जा रहे ये लोग। काफिरों के बीच में ना रहे, फिर भी नहीं छोड़ के जा रहे। तो इनके तो हालात यूं ही हैं। बाकी आप बताइए, आपने बीजेपी वालों ने तो सारे के सारे बदल डाले एक साथ। हाँ सर, ये यूपी यूपी बदल और डाला, बिहार बदल डाला, हम्म। और राष्ट्रीय बदल डाला। तो ये जो चॉइसेस किए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखिए सर, नितिन नवीन जी कौन है? नितिन नवीन को तो हम भी नहीं जानते थे सर कि कौन है। पंकज चौधरी को तो फिर भी हम जानते थे, पार्लियामेंट में बोलते रहते थे, सवाल वाल के जवाब देते रहते थे। नितिन नवीन के बारे में तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही सुना है। और देखिए, अब जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो तो ऊपर से ही हुआ है, मोदी अमित शाह टीम वही है, उन्हीं की चॉइस है ये। और नितिन नवीन के बारे में जब मैंने थोड़ा सा स्टडी की तो ये जरूर पता लगा कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट बढ़िया किया था, वहां इन्हें काम दिया गया था। और वहां पे उस समय आपको याद होगा 2023 में जब भूपेश बघेल की वापसी के जितने भी ओपिनियन पोल थे, वो सब ये कह रहे थे कि भाई वहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेके लोग श्योर नहीं थे। सबका ये मानना था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आएंगे, क्योंकि वहां फेस नहीं था बीजेपी के पास। रमन सिंह को इन्होंने पीछे कर दिया था, उन्हें आगे बढ़ाया नहीं था। तो इस वजह से जो है वहां पे बताया जाता है कि वहां इन्होंने अच्छा काम किया था, और डायरेक्ट अमित शाह के टच में तभी से थे, उन्हीं को रिपोर्ट करते थे ये तभी से ही। और दूसरा सर, मैं तो इसे इस नजरिए से देखता हूं कि ये आगे उससे कायस्थ, और जो वहां के वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो हैं बढ़िया, बिहार वाले। तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी ने एड्रेस किया है अपने मूल वोटर को, उसे एक तरह का एक्नोलेजमेंट दिया है, एप्रिसिएशन दिया है कि भाई आप हमारे साथ हमेशा साथ रहे। सर, वरना पिछले साल 2 सालों से जो नैरेटिव चल रहा था
वो ऐसा लगता था कि जो स्वर्ण जातियां हैं, जो अपर कास्ट वोट है, जो बीजेपी के साथ 90s से कंटिन्यूस रहा है लगातार, राम मंदिर आंदोलन के समय से, उसे अब पिछले कुछ सालों में लगने लगा था कि विपक्ष का जो नैरेटिव चल रहा है, ओबीसी का, दलित का, उस नैरेटिव में उस अपर कास्ट को जो है बीजेपी थोड़ा भूल रही थी कि भाई उसको तो आप बिल्कुल एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, जो आपको बिना किसी लालच के तमाम टैक्सेस देते हुए, तमाम बोझ झेलते हुए आपका लगातार आपके साथ खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो चीज भी इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर काम किया है, और बिहार की जो शानदार जीत थी उसका तो इनाम बिहार को मिलना ही चाहिए था, और ये इन्होंने अपनी तरफ से बढ़िया किया। ये शायद अब नहीं तो बीजेपी को 5 साल बाद बिहार में फायदा दे सकता है। बिहार में तो फायदा बिना उसके ही मिल गया। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि साहब कि ये जो है, ये जो सिग्नल दिया है कि अब अभी तक तो अमित शाह की जनरेशन मानी जाती थी कि भाई ये सेकंड जनरेशन है। जब अमित शाह को बनाया था तब भी ये था कि बहुत सारे सीनियर लोगों को छोड़ के और अमित शाह को बना दिया। अमित हाँ शाह हाँ की आयु उस समय बस जस्ट 50 के कुछ ही ऊपर हाँ, थी। अराउंड 50 थी, हाँ सही थे। हाँ, 52 थी शायद, इस तरह से थी। हम्म। तो उनको बहुत अधिक यंग माना जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि जो बहुत सारे सीनियर लोग हैं उनको एक तरह से किनारे कर दिया गया। और अब तो 45 का बना दिया गया। अब तो अ, अमित शाह की जनरेशन के लोग भी बाहर हो गए, हाँ, धर्मेंद्र अब तो प्रधान अमित बाहर हो अमित शाह गए। की जनरेशन के लोग जो हैं वो मोदी जी वाली जनरेशन पहुंच गए। हाँ, नहीं नहीं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जिनका बड़ा हाँ। नाम चल रहा था, खट्टर साहब का भी बड़ा नाम चल रहा था, आपके हम्म। चौहान साहब का भी बड़ा नाम चल शिवराज रहा चौहान था। का नाम था, सही बात है। हुँ, तो सारे के सारे जो हैं अब वो वेटरन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सर ये करना भी चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया टिप्पणी रविशंकर प्रसाद ने की। हुँ, रविशंकर प्रसाद बिल्कुल एकदम सटीक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टी में जो जनरेशन शिफ्ट है, जनरेशनल शिफ्ट जिसे कहते हैं, ये उसका संकेत है, और ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद होने वाला है। उन्होंने ये इस पे टिप्पणी की कि मैं तो इसे अप्रिशिएट करता हूं। हालांकि लोग कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि भाई बिहार के हैं, कायस्थ हैं, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद की टिप्पणी ये सही है कि भाई जनरेशन अगर आपको चेंज करनी है, कब तक आप पीछे देखते रहोगे। शिवराज सिंह चौहान अगर आपकी चॉइस बढ़िया होते तो शिवराज सिंह चौहान को अपने मुख्यमंत्री ही क्यों हटाया था, या खट्टर को वहां से सेंटर में क्यों बुलाया था, अगर उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना होता तो। सभी जगह चेंज किए गए, वहां नए चेहरे मोहन यादव लाए, वहां पे नायब सिंह सैनी को लाए। पार्टी, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पार्टी को मोदी अमित शाह की टीम ने कोई कुछ भी कहता रहे, चैनलाइज तो किया है, और आने वाले 20 साल के लिए, 15 साल के लिए एक अलग अगले मोड में डाल दिया है कि सब गियर हमने शिफ्ट कर दिया है। अभी कमान कब किसके हाथ में आएगी उसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छा बदलाव इन्होंने किया। और किसी को हवा नहीं थी लास्ट मोमेंट तक। हाँ, वो तो सर होता ही है इनका कि जिसका नाम चलता है उसे तो देते ही नहीं है ये तो इनकी आदत है कि ऐसा नाम छांट के लाओ जिसका नाम चल गया। अगर किसी को हटवाना हो रेस में से तो उसका नाम मीडिया में चलवा दो, वो हट जाएगा अपने आप ही। खट्टर हुँ, साहब का नाम ऐसे ही हटा, शिवराज चौहान का, धर्मेंद्र प्रधान का, इन सब का हटा। और फिर मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जो एज ए मिनिस्टर कर रहे हैं वो काम भी बढ़िया कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में ठीक काम कर रहे हैं। अभी देखिए कल वो हायर एजुकेशन को लेके एक बढ़िया, उसको लेके एक बिल आया है, मैं उसकी भी डिटेल पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ूंगा। वो बताते हैं वो कमेटी को भेज दिया है इन्होंने, लेकिन वो अच्छा बिल है, कल एक पेश किया, उसे लेके काफी हंगामा भी हो रहा था पार्लियामेंट में कि आप अचानक ये बिल लेके आ गए। धर्मेंद्र प्रधान ने रखा है वो बिल। हाँ, वो तो इसका रेगुलेटरी जो संस्थाएँ हैं उनको सबको मर्ज करने का है। हाँ 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 हाँ, एनईपी और उस उन सब से जुड़ के जो है, उससे जोड़ते हुए। हाँ, और ठीक ही लग रहा है मुझे तो प्राइमा फेसी, जो हाँ, भी देखा मैंने। अभी तक सही लग रहा है, उस अप्रोच सही लग रही है, उसमें पॉजिटिव लग रही है, जैसे जी राम जी वाली है जी राम जी वाला तो साहब बड़ा गड़बड़ हो गया साहब। महात्मा गांधी को हटा के और राम जी को ले आए। ये तो हमारे जितने भी सेक्युलर भाई बहन हैं, वो तो मेरे ख्याल से धमकी दे सकते हैं कि वो आत्महत्या कर लेंगे।
नहीं सर, देखिए इसमें जी राम जी के लिए इन्होंने तरीके से काम किया। अब आप देखो ना, ये नीचे से चले, ये नीचे से चले। अब जैसे मोदी ने कहा कि हम उसका जो है वो पीएमओ का नाम बदला इन्होंने, और उसका राज्यपाल का जो वो होता है राजभवन, उसका नाम लोक भवन किया। तो ये धीरे 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 कर रहे, उसका राजपथ का कर्तव्य पथ किया। तो मुझे लग रहा है कि ये भी उसी उसी लाइन पे चलते हुए इसमें आगे बढ़ने की बात की है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जी राम जी का जो है, वो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू तो ये है कि स्टेट्स जो इसमें मलाई खा रहे थे कि सेंटर से पैसा आता है और वाई नीचे के वाले लोग लूट रहे थे, अब इसमें 60-40 का रेशो रहेगा। 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य देंगे। और राज्यों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई आप ही तय करोगे कि रोजगार किस देना है। और पीक सीजन को इससे बाहर कर दिया, जबकि उसमें 100 दिन का था रोजगार का, इसमें 125 दिन रख दिए गए। तो अब राज्य सरकार वाले अगर ज्यादा लोगों को दिलवाना चाहेंगे तो अपनी जेब से भी कुछ देना पड़ेगा। ये पॉलिसी है। देखिए ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था जी 90s में, हाँ हाँ तो उस समय भी ये था। उस समय इसको NREG बोलते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी हाँ, नरेगा थी प्रोग्राम, तब तो ये। NREGP। उसके पहले भी इसका कोई दूसरा नाम था, याद आ रहा है मुझे। तो ये तो चली आ रही है, इसको हो गया 40-45 साल, लेकिन इस पे एलोकेशन ये बढ़ाते जा रहे थे। हाँ अच्छा, ये जब इन्होंने चलाई नरेगा तो उस समय सबसे अधिक कंप्लेंट आने लगी, इंडस्ट्री से भी कंप्लेंट आई और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कंप्लेंट आई कि साहब की मजदूर ही नहीं मिल रहे, कि मजदूर मिलना बंद हो गए। और जो मजदूर जो है, जो प्रोडक्टिव कामों में जा सकते थे, वो नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे। नॉन प्रोडक्टिव काम इस तरह के बिल्कुल टोटल फर्जीवाड़ा हुआ करता था उसमें साहब कि इधर की मिट्टी उठाओ उधर डालो, फिर उधर की मिट्टी उठाओ इधर डालो, हाँ, फालतू इस के तरह काम। का फालतू के काम जिनका कोई मतलब नहीं था। तो हम्म, इसीलिए जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने इसको टाइटन अप करना शुरू किया है और उसमें फिर जो उसको कहते हैं कि साहब की मटेरियल कंपोनेंट बढ़ाया है, पक्के काम करने पे जोर दिया है। और इस तरह के जो फालतू काम है ना, ये मिट्टी इधर से उधर डालने वाले, उनके ऊपर रोक लगाई है। ये सारे काम किए हैं इन्होंने। लेकिन ये इसकी आवश्यकता जो है वो बहुत अधिक है नहीं आज की डेट में। भाई एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भारत में आपने जो गरीबी है वो बिल्कुल जो 2 तरह से आजकल जो गरीबी की जो गणना होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो जो बेसिक है और तो दूसरी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं। तो जो बेसिक पॉवर्टी जो है वो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, वो तो अब 2-3% पे आ गई है। हाँ बिल्कुल। और इवन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो भी 10-12% पे आ गई है। तो ऐसे में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी कितनी उपादेयता है, कितनी आवश्यकता है कि आप लोगों को एक बेसिक मिनिमम वेज दे रहे हो और उनको इंसेंटिव नहीं है बाहर जाने का जहाँ जाके वो ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ हाँ सही। तो इसलिए बर्डन शिफ्ट किया है राज्य सरकारों पे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ राज्य हाँ सरकारें जो हैं वो पैसा खर्च करेंगी नहीं। पैसा खर्च करेंगी नहीं तो मैचिंग ग्रांट मिलेगा नहीं। मैचिंग ग्रांट मिलता है ना इसमें। ये जो 60-40 वाली सारी जो स्कीम है, इसमें आपको अपने बजट में पहले मैचिंग प्रोविज़न करना पड़ता है। हाँ हाँ तो मैं आपको उसका जो SOP है वो बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो जितनी भी ये इसमें नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में 90-10 रहेगा सर ये। वो तो है ही, शुरू से ही है। हम्म ये जो हिल स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और आपके नॉर्थ स्टेट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम वाले। है। नॉर्थ ईस्ट की 7 में से 6 स्टेट्स हैं, असम छोड़ के। ऊपर वाले। असम छोड़ के बाकी 6 हैं उसमें। तो उनको तो वैसे ही शुरू से ही मिलता रहा है। वैसे भी जो इनका पहले जो प्लान एक्सपेंडिचर होता था, जो बाकी सब जगह 70-30 होता था, इनको 100% मिलता था। 100% ग्रांट, बाकी सबको
30% ग्रांट मिलता था, उनको 100% ग्रांट मिलता था। तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसकोई ख़ास बात देखिए नहीं। इसमें सर ये लिखा है, जो इसकी डिटेल मैंने पढ़ी है, कि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 41 to 42% कर दिया था। केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि चूंकि राज्यों को अब करों का बड़ा हिस्सा मिल रहा है, इसलिए उन्हें विकास योजनाओं का भी अधिक बोझ उठाना चाहिए, जीएसटी वगैरह से एग्ज़ैक्टली, जो शेयर मिलने लगे। लेकिन ये लॉजिक चलता नहीं है। जब इन्होंने फाइनेंस कमीशन ने किया था और इन्होंने उसको बढ़ा के 42% किया था, तो उसी समय मैंने कमेंट किया था कि ये राज्य जो हैं, वो फिर भी उतने ही शेयर माँगेंगे सेंट्रल प्लान फंड से। पहले प्लान, नॉन प्लान वगैरह हुआ करता था ना, अब तो प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया। लेकिन वो जो डिस्टिंक्शन है, वो अभी भी चलता है। तो सही है मेरे हिसाब से। हाँ, ये ज़रूर है कि गांधी जी का नाम हटा दिया, जी राम जी कर दिया। तो उसका उत्तर ये है कि साहब कि गांधी जी स्वयं राम-राम किया करते थे। तो गांधी जी के सपनों को पूरी तरह से किया है कि साहब अब गांधी जी से आगे बढ़ के जो गांधी जी के आराध्य थे, उन जी तक सर, ले जाया गया है। कांग्रेसियों ने तो ये भी चलाया कि भाई गांधी जी जो है हे राम कहते हुए उनकी डेथ हुई थी। हमारे कुछ लोग तो कुछ और कहते हैं कि जब आदमी के ऊपर कोई हमला करता है तो वो हे राम थोड़ा ही कहेगा, कुछ और कहेगा। वो क्या शब्दों हुँ। को मैं यहाँ कह नहीं सकता। तो हमारे तो एक पत्रकार मित्र हैं, वो यही कहते हैं कि वो हे राम नहीं, वो ये कहने वाले थे। और उसे जो है इन्होंने चिल्ला दिया कांग्रेस वालों ने कि हे राम हे राम हे राम हे राम कहते हुए गांधी जी चले गए। ये है कहानी इन सब की। ठीक है, बढ़िया है। वैसे तो इन लोगों की तो आदत हो गई है। खड़गे जी तो कल वहां कह रहे थे कि साहब ये इसमें भी इन्हें बीजेपी आरएसएस का एजेंडा दिखाई देता है। राम जी का नाम आया और ये आरएसएस का एजेंडा चल पड़ा इनका। देखिए, वो तो वैसे भी आरएसएस का जो है वो शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसको लेके पेट में मरोड़ें वैसे भी उठ रही हैं। अब पेट में मरोड़ें उठती रहे, उसका तो कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल। और मोदी जी जो हैं वो इतने निश्चिंत हैं कि हाँ। यहाँ पे नया और अध्यक्ष आ रहा है और वो जॉर्डन घूम रहे हैं। और सर इसका जी राम जी का जो है सबसे ज्यादा तो खर्चा मेरे ख्याल में यूपी वालों को ही देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बजट यहीं का ही है। सबसे ज्यादा तो यूपी खर्च कर रहा है इस पे, या बिहार की बात करें तो बिहार कर रहा है खर्च। वैसे सर एक बात तो हुआ था जिनकी इससे। जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वही करेंगे ना। हाँ, इसमें एक काम तो हुआ था जब ये मनरेगा चल रही थी। इतना जरूर हुआ था कि पहले हमारे इधर वेस्ट यूपी में क्या होता था कि खेतों में मजदूरी के लिए सारे जितने भी मजदूर थे वो बिहार से आते। हमारे यहाँ खुद गांव में भी हमारे चाचा जी और ये सब लोग गांव के जो में मजदूर आते थे, ये दिल्ली जाते थे और दिल्ली में इनके एजेंट होते थे, वो रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिल जाते थे और मजदूर दे देते थे। तो वो पूरे सीजन तक, जैसे गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू होता था, गन्ने की कटाई का, और फिर वो गेहूं की भी बुआई तक चलता था। तो उसके बाद जो है वो 4-5 महीने वहीं रहते थे और वो अपना इकट्ठा लमसम पैसा लेके फिर वो वापस अपना बिहार चले जाते थे। लेकिन ये मनरेगा जब शुरू हुई, नरेगा मनरेगा ये सब आई, तो अब मजदूर नहीं मिलते सर इधर। अब लोकल लोगों से ही काम चलाना पड़ता है, वरना पहले सस्ते मजदूर बाहर के मिल जाते थे। तो इतना तो जरूर चेंज हुआ कि बिहार यूपी इन स्टेट्स के जो मजदूर बाहर जाते थे, जैसे हमारे इधर यूपी के जो मजदूर थे वो पंजाब साइड में जो ईंट के भट्टे वगैरह थे होते, उन पर मजदूरी के लिए जाते थे सीजन में। तो वो उसमें तो जरूर बदलाव आया था इसमें, कि कुछ स्टेट्स में कि भाई लोकल उन्हें काम मिलने लगा छोटा मोटा, तो उन्हें लगता था कि यार 3,000 रुपये महीना, 12 या 36 36 हजार रुपये तो ये मिल ही जाएंगे, तो और बाकी छोटा मोटा काम यहाँ कर लो। इस तरीके का एक तो बदलाव आया था इसमें यहाँ पे। सर मोदी जी तो सर जॉर्डन गए हैं, वहां पैगंबर साहब के जो वंशज हैं उनसे मिलने के लिए गए मोदी जी। और हाशमी है यहाँ वो, हल्ला हाशमी। मचा हुआ है कि नीतीश कुमार ने वो जो है वो हिजाब खींच लिया एक लड़की का। अरे नीतीश कुमार की तो मैं प्रशंसा करूंगा, उसने बहुत अच्छा काम किया भाई। बुर्का और हिजाब हटाने की दिशा में एक कदम उठाया है, अरे एक नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया क्रांतिकारी है। काम कर दिया हमें साहब। सबको नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन ही कर रहे हैं सब लोग। बुर्का हटाओ, हिजाब हटाओ। तो सर छोटे बच्चों को ये सब का क्या मतलब है? आप स्कूल में भेज रहे हो उन्हें, वो प्राइज मिल रहा है, वो पता लगा नजमा की जगह फातिमा प्राइज ले गई, तो फायदा क्या होगा? पता कैसे लगेगा कि जो प्राइज ले रहा है उसी बच्चे को दिया है मुख्यमंत्री ने?
वो उन्होंने केवल फोटो खिंचवाने के लिए हाथ से, अरे बेटा ये क्या है, हटाओ इसे, वो बच्ची खुश है। अब ये आज इस पे भी जो है आरफा का कोई आ ही रहा होगा ट्वीट, लेकिन ये सब इन चीजों को इस पे फॉलो नहीं करते सर। ये जॉर्डन की जो क्वीन है, रानिया, जरा उसे उनके कपड़ों को देखें साहब आप, वे तो कहीं हिजाब विजाब नहीं पहनते सर। भाई वो नियम बनाने वाले लोग हैं ना। मैं जॉर्डन गया हुआ हूँ, हाँ अच्छा, और तो कुछ जॉर्डन अभी बताइए जिस सर उसके बारे में। हाँ जो पेट्रा की बात हो रही है, वो पेट्रा भी गया हूँ। तो अच्छा। मैंने तो जॉर्डन में कोई बहुत ज्यादा ये बुर्का वुर्का नहीं देखा। कुछ लोग हिजाब विजाब पहना करते थे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो थी वो आराम से नंगे सिर खुले बालों के साथ घूम रही थी। हाँ सर, ये तो स्कर्ट पहनती हैं। और जहाँ पे मैं गया था, ये पेट्रा जो है ये काफी दूर है, जॉर्डन की जो कैपिटल है अमान। तो ये पेट्रा है, यहाँ पर एक नबाटियन सभ्यता हुआ करती थी, उसकी राजधानी हुआ करती थी। कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब की ये जो पूरा का पूरा जिसकी आप कुरान या इनकी सबकी बात करते हैं, इनका सेंटर जो था ये पेट्रा हुआ करता था। बाद में इन्होंने इतिहास जो है उसको मैन्युफैक्चर किया। तो मैं गया हूँ पेट्रा, 500 किलोमीटर है करीब वहाँ से, अमान से। हम सवेरे निकले थे और रात तक वापस आ गए थे। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। और नेचुरली जब किंग की बेटियां और उनकी श्रीमती जी जो है, जिस तरह से वो करेंगे वैसे बाकी लोग करेंगे। टर्की में जब ये कमाल अतातुर्क बना था, डिक्टेटर बना था पहले, तो उसमें टर्की में बुर्के का बड़ा चलन हुआ करता था। और ये मुल्ला मौलाना जो थे, ये बहुत इनका होल्ड था। तो उसने दो काम किए। कहते हैं कि सारे मुल्ला मौलाना तो एक शिप में सबको बैठाल के और उस शिप को छोड़ दिया, अटलांटिक में भिजवा दिया वहां पे, और वो जो पूरा क्रू था उसको वापस बुला लिया। अच्छा उसको हेलीकॉप्टर से निकलवा लिया और शिप को अच्छा, छोड़ दिया वहां पर। उन्हें सब वन साइडेड वीजा दे दिया उनको। मिड अटलांटिक में। उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं, इसका मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है उसका 100% कंफर्मेशन है। उन्हें आदेश निकाला, एक तो आदेश ये निकाला कि साहब की ये अरबिक स्क्रिप्ट नहीं चलेगा तुर्की में, अरबिक स्क्रिप्ट बैन कर दिया। तो टर्की जो है वो लैंग्वेज उनको कहा ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, जिस स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखी जाती है, दूसरी यूरोपियन भाषाएं लिखी जाती। तो वो एक तो स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। दूसरा उसने ये किया कि साहब एक आदेश निकाला कि हर वेश्या को बुर्का पहनना अनिवार्य है। अच्छा, तो जितनी नॉन वेश्याएं थी मेजॉरिटी, उन्होंने तुरंत बुर्का त्याग दिया। ऐसा कानून लिया है कि उसका जो है उल्टा। ये तो बड़ा दिलचस्प था। अब आप बताइए, क्या बुर्का पहन के निकलोगे तो लोग जो है फिर पीछे पड़ जाएंगे कि अरे ये तो वेश्या जा रही। अरे सब हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर थे पहले यहाँ पे, और उन्होंने अपना क्लिनिक बेच के वो दुबई शिफ्ट हो गए कुछ साल पहले। तो वो अक्सर मेरे से कहा करते हैं जब उनकी मेरी बात होती है, तो उनका ये कहना है कि भाई जो यहाँ पे यहाँ का बढ़िया गल्फ कंट्रीज का जो असली मुसलमान है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो बहुत मॉडर्न है, बहुत आगे है। ये जो कन्वर्टेड हैं सारे, जैसे सतीश अश्वनी उपाध्याय कहते हैं कि कन्वर्टेड हिंदू हैं जो, ये सबसे सड़ियल यही हैं। ये रहते भी गंदा हैं, खाते भी गंदा हैं, जहां जाते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं, इन्हें कोई पसंद नहीं करता। वरना यहाँ के अब देखो ना, वो एनडीएस कर तो रहा है सारे चेंजेस जितने भी कर रहा है, वो आपके वाली उसी पे तो चल रहे हैं, वो भी सब चेंज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई फ्यूचर इसमें है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ कट्टरपंथ में और ढकोसलेबाजी में। आने वाले समय में बिजनेस चाहिए, लोगों को टूरिज्म लाना है। अब यहाँ पे अगर डिस्को बार ये सब नहीं खोलेंगे तो कौन आएगा? वो चल रहे हैं उस राह पे, लेकिन ये सुनते नहीं है। यहाँ वालों को तो रोना रोना है कि साहब हिजाब उतार दिया, वो
कौन है वो वहां का लेकिन मंत्री, वो बोल रहा था। धुरंधर तो बैन कर दी सबने, गल्फ वालों ने। सर धुरंधर तो वो पाकिस्तान की वजह से बैन करी ना सर, वहां पाकिस्तानी भी रहते हैं ना बहुत, उन्हें लगता है कि वो एंटी पाकिस्तान पाकिस्तानी तो देखिए। सबसे ज्यादा देख रहे हैं और चोरी छुपे देख रहे हैं। नहीं वो देख रहे होंगे जरूर, चोरी छिपी देखेंगे जब उन्हें सिनेमा में देखने को नहीं मिलेगी। और हमारे वालों में क्या है, हमारे वालों में जो यहाँ के ये लिबरल हैं सारे के सारे, इन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान को हीरो गाली दे रहा है तो वो मुसलमान को गाली दे रहा है। यही तो वो आरफा कह रही है अपने वीडियो में, कह रही है कि पाकिस्तान की आड़ में जो है यहाँ के मुसलमानों को वो करा जाता है। अरे भाई तुम वहां पाकिस्तान से खुद को जोड़ के क्यों देखते हो? अब इस देश को अपना मानो ना, तो फिर तुम्हें पाकिस्तान के उससे कष्ट नहीं होगा, या फिर क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की हार पे फिर रोना नहीं होगा इनका। लेकिन ये मानते नहीं है, ये है समस्या इनकी। लेकिन एक साहब मुझे बहुत जानकर दुख हुआ कि करण थापर ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। क्या क्या किया करण थापर ने? मैं तो उसे बहुत दिनों से फॉलो नहीं किया, क्या कह रहा है वो? करण थापर का इंटरव्यू ये कर रहा था, ये वायर वाला जो है ना, ये संकेत उपाध्याय, ये पलकी का हस्बैंड, मेरे ख्याल से वही है। नहीं संकेत, करण थापर तो वायर में ही काम करता है, संकेत तो हाँ ये तो राइट वायर रेड आपस में माइक करते क्या रहते हैं है। ना एक दूसरे का हाँ इंटरव्यू। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसने इंटरव्यू किया उसका, करण थापर का? तो इसने शायद वही है, शक्ल से तो वही लग रहा है। तो होगा। उसने इंटरव्यू किया करण थापर का, अच्छा अच्छा। और उससे पूछा कि एलओपी के रूप में राहुल गांधी अगर हट जाए तो कैसा रहेगा? उसका बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी इज नॉट फिट टू बी एलओपी, करण थापर ने कहा। करण थापर ने कहा। कोई और आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा होगा। सुना मैंने। आप इसीलिए कह रहे हो कि जो है ये जितना लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, ये सारा इधर जो है कूद रहा है, ये मौलाना और उन सबको छोड़ के बदल रहा है ये सब। अरे आपने देखा नहीं है उसने वो, अपने शायद पिछली बार भी बात की थी कि राजदीप ने पवन खेड़ा को कैसा उड़ाया। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। और देखिए सर एक बात बताइए ना, वास्तव में ये बात सही भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में राहुल गांधी करता तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी का तो अपना ही एजेंडा रहता है, अपनी ही स्पीच रहती है, अपनी स्क्रिप्ट रहती है, उसको किसी से और मतलब है नहीं। इसके अलावा आप ये बताइए ना, जब अखिलेश यादव बोलता है तो राहुल गांधी उसे सुनने के लिए बैठता थोड़ा ही है वहां, चला जाता है अपनी बात कह के। तो इन लोगों को भी तो अकल आनी चाहिए ना कि भाई तुम्हारा सपोर्ट कितना कर रहा है ये। जब राहुल गांधी बोल रहा है तब तो ये सारे बैठ के जो है मेज थपथपाते हैं, और जब अखिलेश यादव अपना वो कव्वाल की मुद्रा में खड़े होते हैं तो वो जो है राहुल गांधी, प्रियंका, सबके सब चले जाते हैं। तो बात तो सही कही उन्होंने, अगर ऐसा कहा है तो, कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तो भूमिका ये भी होती है ना सर। अमित शाह की स्पीच में से क्यों भागे ये उठ के, कि क्यों भाग गए भाई? आप सुनो पूरी, जब आपने डिबेट कराई, मेरा तो मानना है सर ये राज्यसभा में डिबेट आज भी चल रही थी इलेक्शन रिफॉर्म से, क्यों चला रहे हैं ये? जब आपने 14 तारीख को रैली कर ली और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे दिया और नरेंद्र मोदी को गालियां दे दी, तेरी कब्र खुदेगी और ऐसी ऐसी बातें कह दी मोदी के बारे में, तो सर ये डिबेट क्यों करा रहे हैं राज्यसभा में? लेकिन क्या मजे जरूरत की है बात कराने यह की? है कि इनके जो साथी हैं उन्होंने सबने इनका साथ छोड़ दिया। हाँ गृह मंत्री से सहमत नहीं है, सुप्रिया सुले ने कह दिया, समाजवादी पार्टी वालों ने कह दिया, इनके कोई भी नहीं उमर आया कार्यक्रम में उसमें। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया। सभी हाँ कह रहे हैं कि प्राइवेट, इनकी अपनी ये अरे सर, प्राइवेट इशू है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, अरे सर इंडी ये अलायंस का इशू नहीं है ये। सुप्रिया सुले भी ऐसी है, जब उस दिन रात में बायकाट करके जा रहे थे ये भी राहुल गांधी के पीछे पीछे हो ली थी। वीडियो देखिए आप, बैठी रहती वहां, तुम क्यों जा रहे हो बायकाट करके? ठीक है ना, उसने राहुल गांधी को ही तो भड़काया अमित शाह ने कि तुम मुंसिफ हो गया यहाँ के, या तुम्हारे हिसाब से मैं भाषण दूंगा। तो राहुल गांधी चिढ़ गया इस बात से, वो भाग गए कांग्रेसी। आप क्यों भाग रहे हो भाई? सुप्रिया सुले को तो कभी कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं, बीजेपी उसका वाले कारण सुप्रिया दूसरा था। सुले के बारे में तो पॉजिटिव जानते हैं क्यों बोलते। बायकॉट क्यों हुआ था उस टाइम पे? वॉकआउट, वॉकआउट का कारण दूसरा था। नॉर्मली वॉकआउट में क्या होता है? वॉकआउट में होता है कि वॉकआउट कर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। हाँ ये तो डर के भाग गए थे सर, वो नहीं डायरेक्ट नहीं, पर्सनल हो गया था। ये वॉकआउट ऐसा था जिसमें वॉकआउट कर गए फिर वापस ही नहीं आए। कारण ये हाँ था कि इनको शरद पवार के जन्मदिन की फंक्शन में जाना था, असली कारण ये था।
वरना वॉकआउट सिंबॉलिक होता है। आप वॉकआउट कर गए, 5 मिनट बाद सारे वापस आ जाते हैं। मैं हजारों वॉकआउट देखे मैंने। इन्होंने सोचा होगा सीधा वहीं चलते हैं अपना दावत में। दावत में जा रहे थे और प्रियंका गांधी बीच में कहीं रुक गई और उस किसी को कुछ बाइट वाइट देने लगी तो बड़ी जोर से चिल्लाया, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? अच्छा, ओहो, हो गया होगा, बिल्कुल हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। हाँ, शरद पवार का तो जन्मदिन मनाया गया, सही कह रहे हो आप। बड़ी पार्टी वार्टी भी, और बड़े शरद केक पवार वेक का कटे। मजे की बात यह है कि उस दिन शरद पवार के बगल में सोफे पे बैठा हुआ गौतम अडानी हाँ, वो तो एक गौतम तरफ, अडानी की तो शरद पवार का और घर का दूसरी आदमी तरफ है। देवेंद्र फडणवीस। और सर बताऊं मैं आपको, और राहुल तो बाबा कहीं दिखे नहीं हमको। ये शरद पवार का ये तो जन्मदिन मना रहे हैं, और मोदी ने पता क्या किया है सर? एनडीए के 300 सांसदों को घर पे दावत दी बुला के, वो 54 टेबल लगवाई 7 लोक कल्याण मार्ग में, और सबको जो है डीलक्स बसों से सीधे पार्लियामेंट से भर के वहां पहुंचाया गया, और सबके साथ मोदी ने 1-to-1 बात करी। हर एक टेबल की जिम्मेदारी एक एक कैबिनेट मिनिस्टर को दी गई थी कि भाई आपको सब जितने भी सांसद हैं, एनडीए के सारे सांसदों को बुला रखा था घर पे। ये 10 तारीख की शाम की बात है, 9 या 10 की शाम की, जिस दिन राहुल बोला उससे एक रात पहले की बात है। मोदी ने ये काम किया। तो ये हल्ला हल्ला मचाते हैं। वो यही तो कह रहा था कोई वक्ता, पता नहीं नड्डा कह रहे थे कौन के, भाई हम तो इसलिए जीतते हैं कि हमारा नेता काम करता है, दिन रात रैलियां करता है, 100 150 जगह जनसभाएं करता है, इसलिए जीतते हैं। तुम देखो ना, तुम्हारे जो है विदेश भाग जाते हैं, कितनी बार आते हैं यहाँ। बिल्कुल, अब तो नितिन नवीन आ गए हैं। बताया जा रहा है कि साहब कि नितिन नवीन जो है वो बड़े, हालांकि कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने लगा रखा है कि 12वीं पास है, 12वीं पास है। अरे तो अच्छा, भाई राहुल गांधी कौन सा पास है? नहीं, मैंने तो देखा वो दिल्ली में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। अभी मैंने कल उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनका पूरा वो बायो पढ़ा। तो वो तो दिल्ली में उस समय इंजीनियरिंग कर रहे, जब उनके फादर की डेथ हुई। उनके फादर एमएलए थे वहां के, और उसके इसलिए बाद कंप्लीट जब नहीं कर पाए। 2006 में जो है वो, हाँ, इंजीनियरिंग छोड़ के बीच में गए, और उसके बाद अब ये कहने लगे कि भाई 12वीं के पास बाद ही जाता है वहां तो इंजीनियरिंग, तो उसे 12वीं पास कह दो। लेकिन अच्छा, ऐसा ये कुछ है आपके नहीं। ये उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी वाली चॉइस कैसी लगी आपको? अब देखते हैं सर क्या है। वैसे देखिए, ये जितने भी चुनाव हुए हैं यूपी में, तो हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं कि जब स्टेट का चुनाव होता है तो ओबीसी को बनाते हैं, और जब सेंटर का चुनाव होता है तो ये इसी अपर कास्ट को बना देते हैं। ये तो रहता है। ये अगर भूपेंद्र चौधरी को आप ओबीसी में ही मान लें तो वो अपवाद था। हालांकि जाट जो है यहाँ पर ठीक ठाक उसमें है पोजीशन में, उत्तर प्रदेश में, भले ही वो कागजी हिसाब से ओबीसी में उत्तर शामिल है। प्रदेश में जाट ओबीसी थोड़ी है। हाँ साहब, ओबीसी में है सर उत्तर प्रदेश में जाट। ये अच्छा। अजीत सिंह से के दबाव में इन्होंने, भाजपा वालों ने करा था ये, जब राम प्रकाश गुप्ता सीएम बने थे वो करके गए थे सर, और बीजेपी ने उसका बड़ा नुकसान भी उठाया। ये तभी तो उसके बाद से ये अजीत जो है सेंटर में ले आए थे एक बार मनमोहन सिंह से कह के इन्हें कि ओबीसी का दिलवा देंगे, जिसे अरे सुप्रीम कोर्ट हाँ, ने वो मजे रोक की दिया बात था। ये देखो, आप लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चरण सिंह चौधरी रख दिया। बताइए, आपको लखनऊ से चरण सिंह जी का क्या लेना देना? बस इन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में यही है, इसलिए लगा कि और एयरपोर्ट था ही नहीं उस समय कोई यहाँ। इसने तो दिल्ली का रखवा देते तो बेटर था। दिल्ली में तो फिर भी हाँ, पास है। दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी का हटवा देते। दिल्ली में तो चौधरी साहब का बड़ा क्षेत्र में प्रभाव रहा, और अब यहाँ बन रहा है नोएडा में, उसका रखवा दो, जेवर वाले का। क्या अब तो दिक्कत कोई है? नहीं रखे। अब तो रख ही नहीं रहे उस तरह से, ये कर ही नहीं रहे अब तो। मैं तो जानता नहीं कि किसी का नाम अभी रखा हो इन्होंने पिछले 5-7 साल में इस तरीके से, इधर अयोध्या वगैरह को छोड़ दें तो। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल देना चाहिए। अरे सर, आज मेरे मेरे कम से कम 10 साल पहले की बात है। ऋषि कपूर नहीं है, ऋषि कपूर किसी कार्यक्रम के सिलसिले में सर दिल्ली आए थे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ऋषि कपूर के, किसी फिल्म के प्रमोशन में आए थे ऋषि कपूर। तो कुछ वैसे ही हम ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे ही बात कर रहे थे उनसे बैठे हुए। तो ऋषि कपूर ने कहा कि यार एक बात है, दिल्ली वालों तुम्हारे से बड़ी हमें एक शिकायत है। कि क्या? कि यार हम एयरपोर्ट पे उतरे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रास्ते में आ रहे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिर यहाँ आए कनॉट प्लेस में राजीव चौक। कह रहे कि यार एक बात बताओ, कुछ राज कपूर ने भी इस देश को दिया होगा।
कभी राज कपूर ने हिंदी फिल्मों को, बॉलीवुड को इतना वर्ल्ड वाइड फेमस कराया, रशिया में किया, कि राज कपूर के नाम पे एक सड़क भी नहीं रखी जाती यहाँ पे। बात तो बड़ी पते की कही थी उन्होंने। इन्होंने कहा था ये अपने घर के पैसे से थोड़ी बनाए राजीव चौक और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने सरकारी तो है सब कुछ। कनॉट प्लेस राजीव चौक हो गया, बताइए आप। हाँ, मतलब उसमें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है ना, तो इसलिए सर कनॉट प्लेस के बीचों बीच है, वो जो सेंट्रल पार्क है उसके नीचे राजीव चौक है, तो उसे कहते हैं ना कि राजीव चौक ही कहने लगे सब लोग, कनॉट प्लेस को तो भूल ही गए लगभग। राजीव चौक जाना है, राजीव चौक जाना है, गाड़ी में लोकेशन डाल लोगे, उबर में, ओला में, तो राजीव चौक की पकड़ लेता है। कनॉट प्लेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की लोकेशन डालो तो वो परफेक्ट डलती है उसमें। साहब, आज पश्चिम बंगाल के एसआईआर के नतीजे आ गए, आपकी क्या टिप्पणी है उसके ऊपर? सर मैंने देखे नहीं है, क्या आया है सर? 58 लाख तो फॉर्म वापस नहीं आए, अच्छा, इसको बोलते हैं ASTD, एब्सेंट, शिफ्टेड, हाँ, डेड एंड डुप्लीकेट। डेड। वहाँ 58 लाख। अच्छा, और उसके अलावा स्टेटमेंट आया है जो ऑब्जर्वर हैं कि साहब की 1.34 करोड़, 1.34 करोड़ जो है उनकी जांच होगी। ये तो सर मैं पहले वीडियो बना चुका, ये बात तो पहले कह चुके ज्ञानेश कुमार, उसके लिए तो तो ज्ञानेश कुमार वहां पे गए भी थे। तो उसमें ये बीएलओ से फर्जीवाड़ा करवा दिया सर इन्होंने। नहीं, कहाँ और करवा दिया, तो सारे उन्होंने फ्लैग कर दिए ना। मैं बता रहा हूँ कि ना सर, ये जो बीएलओ से एक, फर्जीवाड़ा ममता ने करवा दिया सर। अरे वहां तो वो के जो सारे पकड़े बीएलओ गए ना। थे उन्होंने टीएमसी वालों को दे दिए, टीएमसी वालों ने उन्हें अपना भर के दिया। 2800 बूथ ऐसे आए हैं निकल करके साथ, उसमें एक भी डिलीशन नहीं है। वो तो चेंज हो गया ना, 2208 थे, हाँ, बाद में 2200। जब उन्होंने चाबुक चलाया तो वो घट के 7 हो गए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये इसमें इसमें ये हाँ, भी ये स्कैंडल चाबुक है चल ना। रहा है। 1,34,00,000 ये आंकड़ा दिया है सुब्रतो गुप्ता ने, और टाइम्स ऑफ इंडिया में 1,70,00,000 लिखा है कि भाई 1,70,00,000 लोगों का री इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको सबको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो 1,70,00,000 लोग तो डॉक्यूमेंट्स कैसे दे पाएंगे? हाँ, ये तो मतलब ये पूरी की होना ही पूरी था। पॉपुलेशन ही घट के था। मतलब आपने 2 करोड़, अगर 2 करोड़ अगर आप वोटर घटा दो, तो आप ये मानो कि करीब 64% जो लोग हैं वो वोटर होते हैं। हाँ, हाँ, लगभग यही तो 60-65% के आसपास माना ये जाता है। जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 3 करोड़ कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा सर। ये तो पश्चिम बंगाल के बारे में तो हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे अरे थे कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दो में तो बड़ा भयंकर होने वाला, अरे तमिलनाडु उत्तर में भी प्रदेश ऐसे का होने क्या वाला। होगा? वहां तो 4 करोड़ कम है। उत्तर प्रदेश में तो वो कह रहे हैं कि बताइए 4 करोड़ लोग जो है वो कम है, और 64% के हिसाब से लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से घट के और 20-21 18-19 करोड़ करोड़, ही रह जाएगी। 18-20 करोड़ के आसपास आ जाती है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। मैं कहा भैया, मैं पता नहीं कितने सालों से चिल्ला रहा हूँ कि ये मुसलमान जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, आप लोग मान नहीं रहे थे। अब देखो एसआईआर ने प्रूव कर दिया। हाँ, अभी जब जेएनके में एसआईआर होगा तब देखना क्या होता है। हाँ, वहां मजा आने वाला है बहुत। जेएनके में वहां पट्टों ने वहां इसलिए अपनी इत्मीनान से जनसंख्या होगा वहां। 50% बढ़ा के बता रखी है। हाँ, बता रखी होगी सर, ऐसा ही है सर। और सर ये क्या, यहाँ तो वोट की राजनीति है, सभी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अब देखिए जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय में सारे कैंडिडेट सभी लिस्ट कहाँ लेके बढ़ा घूमते चढ़ा हैं। के बताते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1971 की बात है। 1971 में जनगणना हो रही थी, और अच्छा, मैं उस समय अपने गांव में था। अच्छा। लखीमपुर जिले में मेरा गांव है। हम्म, और वो आए हमारे जो सबसे बड़े जो घर में थे वो ताऊ जी थे। अच्छा। तो वो ताऊ जी के पास आए तो ताऊ जी ने सबके नाम लिखा दिए, महिलाओं का एक का भी नाम नहीं लिखा। हम्म, नहीं, हमारे यहाँ महिलाओं के नाम नहीं लिखाते। अच्छा। ये मैं उस घर की बात बता रहा हूँ जो कि गांव में सबसे पढ़े लिखे घरों में से माना जाता था। ये हम्म, उसका हाल था।
तो ऐसे तो अभी भी बहुत सारे होंगे ना, समाप्त तो थोड़ी हो गए होंगे। ये तो हिंदुओं का हाल है। हाँ, बिल्कुल है। तो हम तो बच्चे थे, तो हमें तो पता नहीं था क्या हो रहा है। बाद में ध्यान आया कि भाई हमारे यहाँ तो महिलाओं के नाम ही नहीं लिखाते थे। फिर हाँ, काफ़ी 1981 समय में तक भी रहा वो है। जीवित थे, तो 1981 में भी नहीं लिखाया गया होगा। इनके यहाँ तो बढ़ा चढ़ा के लिखाते हैं ये। वोट तो मैं तो बनवाने में आपको पीछे नहीं कितना हटते। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता चुका हूँ। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई वाज डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर फॉर 2001 सेंसस। 2001 सेंसस की कार्रवाई तो 1992 में शुरू हो गई थी। तो उसमें हमारे पास ये पूरा आया था कि साहब की यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी चढ़ी आ रही है। इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता चला वहाँ फतवा जारी था कि सब लोग एक एक अपना बच्चा बढ़ाओ, बताओगे। क्योंकि राजस्थान में सबको लगता है कि हम कम हैं। मतलब एक एक बच्चा सबको बढ़ा हुआ बताने का फतवा था वहाँ। वो सब ठीक करवाया। नहीं, ये बढ़िया तो है सब। SIR का बढ़िया चल रहा है, और अब देखते हैं क्या होता है इसमें। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है जो हाँ सर, दूध का डिक्लेरेशन दूध, पानी का पानी योगी हो जी रहा ने है, सीधी किया। बात है। उन्होंने कहा भाई जनसंख्या 7 करोड़ कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। सारी जितनी योजनाएं हैं वो दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी। और ये ढंग से SIR हो गया तो भारत की जनसंख्या 150 करोड़ जो लोग बता रहे हैं, वो मुझे लगता है 150 करोड़ से घट के और 100 करोड़ पे आ 130-32 तक जाएगी। ही रह जाए। ये जो है, ये ऐसा काम हुआ है जो कि एक ऐतिहासिक काम हो गया। और ममता दीदी की तो हालत बहुत खराब है। ममता दीदी, आज देखो आप, ममता दीदी प्रेशर में आने लगी जो पहले नहीं आती थी। आज ममता दीदी ने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को हटा दिया। वो मेसी वाला कांड हुआ ना। हाँ हाँ, वो जो हुड़दंग बाजी हुई वहां पे स्टेडियम में। हाँ, और ये केवल वहीं हुआ, उसके बाद वो मुंबई भी गया, दिल्ली भी आया, सब जगह हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब जगह नॉर्मल मजे लिए लोगों ने खूब। ये तो वहां तो उसके MLA की वजह से हुआ ना। उसको MLA ने अपने पता नहीं सारे समर्थक बुला के उसको उसकी हाँ, घेरेबंदी कर ली। उसके साथ फोटो खिंचवा रहा, उसकी बीवी उसके साथ फोटो खिंचवा रही, और वो जो आयोजक है वो उसको मना कर रहा, उसकी बात नहीं मान रहा। और अरेस्ट कौन हुआ? आयोजक। उसी से तंग आके तो वो चला गया 10 मिनट में। MLA की वजह से हुआ, जो लोकल MLA था। क्या नाम है उसका, कोई अरूप बंदोपाध्याय या कुछ इस तरह से नाम। हाँ। तो ये स्थिति है। पश्चिम आप बंगाल इसको के जो है वो, चुनाव में मजा आने वाला है सर इस बार। पश्चिम देखिए बंगाल का SIR के चुनाव और बाद। बंगाल का चुनाव एक साथ हो रहा है। बांग्लादेश हाँ। का चुनाव हम्म। फरवरी में, 12 फरवरी को चुनाव है बांग्लादेश में। उसका पहले बोलेगा सर, पश्चिम बंगाल का बाद में होगा। ना ना ना, सारा कार्यक्रम तो उसके बाद होगा ना, क्योंकि उसमें यूनिस की पार्टी हारेगी, फिर यूनिस के खिलाफ जम के कार्रवाई होगी, और उसके बाद फिर जो है ये लोग उसके मजे लेंगे। और उसके बाद फिर आप देखिएगा क्या क्या तमाशा होगा। आज मैंने इसके ऊपर भी वीडियो किया है, अभी 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 पब्लिश किया है। अच्छा, देखूंगा मैं। US बंगाल बांग्लादेश जो है वो दोनों आपस में उनका संबंध है, दोनों इलेक्शन का। बॉर्डर पे चौकसी होनी चाहिए सर वहां पे तो फिर। बॉर्डर पे तो चौकसी, वो देखो वो वापस आ ही नहीं रहे चुनाव से पहले, जो भागे हैं। नहीं, लेकिन सर इसमें कुछ ये भी चीजें हैं कि वो अदर स्टेट्स में भी भागे हैं बहुत सारे लोग, इधर उधर भी भाग जाते हैं। वो तो बात ठीक है कि और भाई हम उनके हमारे वोट नहीं मिल रहे असम उनको, में जो लेकिन उनको डिपोर्ट असम करने में का काम जो है वो नहीं हो पाया है अभी उस तरीके से। डिपोर्ट वाला मामला असम कुछ नहीं में आया अभी। नहीं, वो हिमंत विश्व शर्मा का तो बता दूं मैं आपको। उन्होंने अपना कार्यक्रम डिलिमिटेशन के टाइम ही कर लिया था। डिलिमिटेशन के टाइम पे मेरे ख्याल से कितनी सीटें हैं वहाँ पे, 125 126 कुछ ऐसी सीटें हैं ना। तो हाँ 27 सीटें ऐसी हुआ करती थी जिसपे किसी भी हालत में बीजेपी नहीं जीत सकती थी। 27 सीटें ऐसी थी। हाँ,
डिलिमिटेशन के टाइम पे वो घट के 22 रह गई। हाँ, वो तो जब ये डुबरी वगैरह का हुआ था उसी समय किया है उन्होंने। और डुबरी में तो जम के भाई ऐसा डिलिमिटेशन हुआ कि जो डुबरी पार्लियामेंट्री सीट है उसके जो इलेक्टोरेट है वो हो गई कोई 30-32 लाख, और बगल में बारपेटा थी वो रह गई 15 लाख। तरुण वो गौरव गोगोई से ये तो परेशान रहता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा तो काम कर दिया, अब कहे हो कुछ भी, गौरव गोगोई को अगली बार नहीं जीतने दे, ऐसे इंतजाम कर रहे। ये बात है साहब। तो चलिए चर्चा को जी। यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।